हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। मैं देवेंद्र कुमार आपको बताने जा रहा हूं कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान क्या है, किसने खोज की, किस सन में खोज हुई, इसका क्या महत्व है। ठीक है। यह कोशिकाएं क्या पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, ह्यूमंस बॉडी में पाई जाती हैं, ये सारा सब कुछ। ठीक है। आज हम देखेंगे कोशिका विज्ञान के में। ठीक है। कोशिका विज्ञान के में ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर देख ले कोशिका विज्ञान का। ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ कहाँ उपयोगी होगा कोशिका विज्ञान के बारे में। एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, जेल प्रहरी और ऑल अदर स्टेट एग्जाम। ठीक है, ऑल अदर स्टेट एग्जाम। तो चलिए हम देखते हैं। इसके पहले क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक मोटिवेशन कोट के साथ में आगे बढ़ते हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, अभी तो एक पन्ना हुआ, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ये रहा आज का अपना मोटिवेशन कोट्स। और आगे बढ़ते हैं सेल विज्ञान के बारे में। सेल विज्ञान है क्या, चलिए सेल विज्ञान पहले देखते हैं। सेल विज्ञान की खोज किसने की। ठीक है, सेल विज्ञान की खोज किसने की। ठीक, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की, सन 1665 में। सेल विज्ञान की खोज किसने, सेल की खोज किसने की पहले। ठीक है, सेल की खोज किसने की, हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। सेल की खोज किसने की, ये रॉबर्ट हुक ने की, सन 1965 में की। ठीक है, किस पर की, उन्हें पता कैसे चला कि ये सेल है, किस लकड़ी पर की, तो क्या है, कॉर्क की छाल। आपको क्या बताना है, कॉर्क की छाल। छाल होती है लकड़ी की छाल, कॉर्क का पेड़ होता है, उसकी छाल पर उन्होंने क्या देखा, सेल को सबसे पहले देखा कि इसमें सेल है। ठीक है, और क्या है, कॉर्क की छाल पर उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की स्वनिर्मित, यहां पे लिखना स्वनिर्मित दूरबीन से। ठीक है, स्वनिर्मित दूरबीन से देखा। उनने खुद हाथ से बनाई हुई थी वो दूरबीन, उन्हें स्वनिर्मित दूरबीन से क्या देखा, कॉर्क की छाल पर सेल को पाया। वो कैसी सेल थी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मृत सेल को देखा, मृत सेल को देखा। ठीक है, मृत सेल को। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। अब ये पूछ लिया जाए क्या उन्होंने जीवित सेल किया, जीवित कोशिका की खोज किया, मृत कोशिका की, तो आप क्या बताएंगे, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, मृत सेल की किसने की, रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 में। और किस पर की, कॉर्क की छाल, कॉर्क की लकड़ी पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, अब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब दूरबीन में देखा तो क्या देखा उन्होंने, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉर्क की छाल पर क्या दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, कैसा दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये द्रव भरा हुआ है, इसे बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव, तरल द्रव। ये क्या होता है, पारगम होता है। ठीक है, ठीक है, पारभासी होता है, पारगम होता है। ठीक, यह क्या है, पारगम है, पारभासी है, कोशिका द्रव है। ठीक है, रंगहीन है, क्या है, रंगहीन है। ठीक, अब बात करते हैं 1674 में। इसके बाद कौन आया, 1665 हो गया। अब आए कौन, 1665 में इनका हो गया, 1674 में कौन आए, सर ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेन, कौन से वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने, कौन है, ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से क्या किया, कौन सी सूक्ष्मदर्शी से, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, उन्नत सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, किसमें, तालाब के जल में किसको देखा, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी, तो किसने देखी,
ल्यूवेनहॉक ने। किससे? 1985 से। कब देखी? 1674 में। क्या देखी? तालाब के जल में जीवित कोशिका पाई इनने। ठीक है, ये पूरा कंटेंट आपको बता रहे हैं हम, एनसीईआरटी बेस्ड। आप चाहे तो जाके देख लें। ठीक है, ये पूरा कंटेंट अपने आप से नहीं है, ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बुक का है, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे। और सन अब आते हैं आगे, कौन से? रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। कौन सी सन में आते हैं? 1831 में। 1831 में कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने कोशिका के केंद्रक को खोजा। ठीक है, केंद्रक को खोजा। रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 में आए। इन्होंने क्या किया? कोशिका के अंदर केंद्रक को, ये जो केंद्रक दिख रहा है, इस केंद्रक को क्या किया? किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपसे अगर पूछ लिया जाए कोशिका के न्यूक्लियस या, ठीक है, को सेल के न्यूक्लियस या केंद्रक को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, तो ये किसने खोजा? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद में कौन आए? इसके बाद में आते हैं 1839 में। ठीक है, 1839। ठीक है, 1839 में कोशिका के, अब ये 1839 में कोशिका के पुरकिंजे, जे ई पुरकिंजे, पुरकुंजे। ठीक है, पुरकुंजे है। ठीक, आप देख लेना, जे ई पुरकुंजे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1839 में कोशिका द्रव्य को खोजा। किसको खोजा? कोशिका के जीव द्रव्य को। कोशिका के जीव द्रव्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीव द्रव्य को किसने खोजा, केंद्रक को किसने खोजा, ठीक है, जीवित सेल को किसने खोजा, डेड सेल को किसने खोजा, तो ये सब आप कुछ क्या कहते हैं बता सकते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य में क्या है? ये जो जीव द्रव्य भरा हुआ है कोशिका के अंदर, यह किसने खोजा? यह खोजा आपने 1839 में जे.ई. पुरकिंजे ने। जे.ई. पुरकिंजे में। अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, सन 1838 में एक बार और 1838 में एक वैज्ञानिक और आते हैं। ये किसने? 1838 में एम स्लाइडन तथा एम स्लाइडन, ठीक है, इसको ऐसा हिंदी में लिख लो थोड़ा सा, एम स्लाइडन तथा टी स्वान। ठीक, ये किसने? 1838 में एम स्लाइडन ने और 1839 में टी स्वान ने क्या बताया? कोशिका के सिद्धांत को परिभाषित किया। कोशिका के सिद्धांत को परिभाषित किया। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे परीक्षाओं में? आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है कि कोशिका की खोज किसने की, किस सन में हुई, तो आप क्या बताएंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की? सन 1665 में की। ठीक है, और किस पर की? उन्होंने कॉर्क की लकड़ी होती है उसकी छाल पर कोशिका की खोज की। अब क्या करेंगे? किससे की? स्वनिर्मित दूरबीन से, खुद के द्वारा निर्मित दूरबीन से की। अब आते हैं 1674 में किसने? अब पूछ लिया जाए आपसे जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? क्या है? जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो आप क्या बोलेंगे? ल्यूवेनहॉक ने 1831 में। फिर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। अब इनसे पूछ लिया केंद्रक किसने बताया कोशिका का, तो किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कब बताया? 1831 में। अब आपसे पूछ लिया जाए कोशिका के जीव द्रव्य को किसने खोजा? कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है उसको किसने खोजा? 1839 में किसने? जे.ई. पुरकिंजे ने। जे.ई. पुरकिंजे ने। फिर अब पूछ लिया जाए आपसे कोशिका का सिद्धांत किसने परिभाषित किया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? 1838 में एम स्लाइडन और टी स्वान ने। एम स्लाइडन और टी स्वान ने दिया। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही इन्होंने कोशिका के सिद्धांत के साथ में एक बात और बताई। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि कोशिकाएं एक ही कोशिका से मिलकर बनी है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव एक
एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका सेल से मिलकर बने हैं, एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या बताया है? कोशिका के सिद्धांत के साथ ही एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जैसे मैं आपसे पूछ लिया जाए अमीबा पैरामीशियम ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिका सेल से ही मिलकर बने हैं। अमीबा पैरामीशियम क्या है? एक कोशिका सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव में इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1940 में, ठीक है, इसके आगे हुआ देख लो, सन 1940 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, नई सूक्ष्मदर्शी बन गई, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बनी तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले क्या किया? प्याज पर देख लिया, क्या किया? सबसे पहले प्याज सेल पर, प्याज होती है जो ऑनियन प्याज खाते हैं, उसकी एक परत को निकालकर उस पर क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से एक परत को, किसकी? प्याज की एक परत को निकालकर उसको चेक किया तो उसमें भी कैसे पाए गए? ऐसी सेम टू सेम क्या पाए गए? सेल दिखे, जिससे प्रभाषित हो गया कि पदार्थों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इससे क्या प्रभाषित हुआ कि विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अंगों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अंगों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मदद करती हैं। वह हमें क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 1940 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बनी, उससे क्या किया? प्याज के एक टुकड़े को देखा जिसपे हमें ऐसी कोशिकाएं दिखाई दी। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक, इससे क्या हो गया? इससे समझना और भी आसान हो गया। इससे क्या हो गया? समझना और भी आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब एक कोशिकीय जीव में एक दो उदाहरण और लिख लो आप। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में एक दो उदाहरण लिख लो। पहला हो जाएगा अमीबा। ठीक है, पहला हो जाएगा अमीबा, दूसरा हो जाएगा पैरामीशियम, तीसरा हो जाएगा क्लेडीमोनास। ठीक है, याद रखना, क्लेडीमोनास, ये हो गया तीसरा। और चौथा हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक कोशिकीय जीव में आप याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडीमोनास और बैक्टीरिया। ये किस में आ जाएंगे? एक कोशिकीय जीव में आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय क्या होते हैं? ठीक है, ये रफ करते चले। ठीक है, बहुकोशिकीय, ठीक, ये हो गया अपना एक कोशिकीय खोज के बारे में। ठीक, अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय, ठीक, बहुकोशिकीय में क्या होगा? बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो जीव, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, यही क्या है? बहुकोशिकीय है। अब जैसे बहुकोशिकीय में आपसे उदाहरण का पूछ लें तो क्या हो जाएगा? उदाहरण आपको ये हो जाएगा फंजाई। ठीक है, फंजाई को क्या बोलते हैं? कवक। और दूसरे में हो जाएगा पादप एवं जंतु। पादप भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, एवं जंतु। ठीक है, पादप एवं जंतु, ठीक, आदि, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, बहुकोशिकीय जीव है। चलिए आगे देखते हैं। अब मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है मानव शरीर में? पहली तो पाई जाती है मानव
शरीर में विभिन्न कोशिकाएं। ठीक है, मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं। मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाओं में क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला तो हो जाएगा अपना क्या? चिकना पेशा। पेशा समझते हैं आप? पेशी है। पेशी ऊतक जो होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा चिकना पेशा, पेशा या मसल्स। ठीक है, चिकना पेशा। ठीक, चिकना पेशा कोशिका। दूसरा हो जाएगा रुधिर कोशिका, रुधिर या रक्त। ठीक है, रक्त या ब्लड, कुछ भी, रुधिर, रक्त, ब्लड कोशिका। ठीक, अगला देखो थर्ड हो जाएगा अपना कौन सा और कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। चौथा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा चौथे में क्या आ जाएगा? अंडाणु कोशिका। अंडाणु में पाई जाती है ये अंडाणु कोशिका। ठीक, अंडाणु कोशिका। पांचवा हो जाएगा अपना आस्थ, आस्थ जो हड्डियों में पाई जाती है, आस्थ कोशिका, आस्थ कोशिका। छठा हो जाएगा अपना, ठीक है, छठा हो जाएगा वसा कोशिका, वसा कोशिका। ठीक है, और सातवां हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। ठीक, शुक्राणु कोशिका। ठीक है, मानव में कितनी 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 कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक चिकना पेशा कोशिका जो मसल्स होती हैं वो कोशिका। दूसरा हो जाएगा रुधिर, ठीक है, रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चौथा हो जाएगा अंडाणु कोशिका। पांचवा हो जाएगा आस्थ कोशिका हड्डियों में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? वसा कोशिका। छठा हो जाएगा वसा और सातवां हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। ठीक है, मानव शरीर में क्या है? इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अब इसी में हो जाएगा कुछ कोशिकाओं की आकृति बदलती है। ठीक है, आकृति के आधार पर। ठीक है, आकृति, इसमें कुछ पॉइंट लिखते चलना। कुछ कोशिकाओं की आकृति बदलती है। जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे अमीबा। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति बदलती है जैसे अमीबा। ठीक, दूसरे में क्या आ जाएगा? कुछ की आकृति नहीं बदलती है, स्थिर आकृति वाले। स्थिर आकृति वाले में क्या हो जाएगा? जैसे तंत्रिका तंत्र। ठीक, इनकी आकृति क्या होती है? नहीं बदलती है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा कैसा बना होता है? ऐसा, ये दो पार्टों में टूट जाता है, ऐसा बन जाएगा। ठीक, इस टाइप में बन जाएगा। ये भी दो पार्टों में टूट जाएगा। ठीक, अमीबा कैसी भी डिजाइन का हो सकता है, ऐसा हो सकता है अमीबा, कैसा भी बना सकते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, लेकिन तंत्र अपना आकार नहीं बदलती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें हो जाएगा कोशिकाओं की आकृति के आधार पर कि किन की आकृति नहीं बदलती है तो वो हो जाएगा तंत्र का तंत्र, किन की आकृति बदलती है वो हो जाएगा अमीबा। ठीक, अब बात करते हैं इन कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? इन कोशिकाओं में, अगला पॉइंट लिखेंगे, इन कोशिकाओं में नहीं, कुछ कोशिकाओं में क्या होगा? श्रम विभाजन होता है। कुछ कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है। इसलिए क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हाथ में, हाथ के लिए हाथ जो चलाते हैं उसमें अलग कोशिका होंगी। ठीक है, जैसे हृदय पंप करता है, हृदय क्या करता है? पंप करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? हृदय की पेशी उसका कोशिकाएं अलग होती हैं। अमाशय वो क्या करता है? अमाशय पाचन का काम करता है, तो उसमें पाचन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब शरीर में विभिन्न जंतुओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार का कार्य करती हैं। इनमें क्या होता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी काम करना, विभिन्न प्रकार का काम करना। काम करेंगे तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे।
प्रत्येक कोशिका में, पॉइंट डाल के चलना, प्रत्येक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग, प्रत्येक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं या कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक निश्चित कार्य होता है और इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोशिकांग पाए जाते हैं तो प्रत्येक कोशिकांग का क्या होगा, अपना अपना कार्य होगा। अपने अपने कार्य में क्या होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता होगी। कोशिकांगों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता होगी, जैसे नए पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है, तो ये अलग कोशिकांग का काम होगा। और अपने शरीर से पदार्थों को निष्कासित करना तो अलग कोशिकांग का काम होगा। ठीक है, किसी काम का कार्य करना या किसी कार्य को अपने शरीर के एंटर करना, अंदर करना, वो किसका काम है, अलग कोशिकांग का काम है। और शरीर से बाहर निकालना, किसी पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, वो अलग कोशिकांग का काम है। तो इन कोशिकांग का काम समझ में आ गया कि कोशिकांग क्या काम करते हैं। किसी भी चीज का आदान प्रदान करना कोशिकांग के द्वारा ही होता है। ठीक है, कौन करता है, कोशिकांग ही करता है। आगे बात करते हैं कोशिका में। ठीक है, कोशिका की सारी क्रिया, कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं, कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं इन्हीं के द्वारा होती हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है, जीव द्रव होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का संचालन होता है। किन चीजों के द्वारा, इन्हीं 3 चीजों के द्वारा। ठीक है, जैसे अब कहते हैं ऑक्सीजन का लेना। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसी भी, जैसे पादप में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेना और छोड़ना किसके द्वारा होगा, कोशिका के द्वारा होगा। कैसे होगा, कोशिका का संचालन या विसरण। ठीक है, संचालन या विसरण, इसमें क्या रहेगा, विसरण। ठीक, विसरण पेड़ पौधों में या जीव जंतु, पेड़ पौधों में देख लो पहले तो। ठीक, पेड़ पौधों में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है, आदान प्रदान होता है। वो किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। कैसे होता है, अब आपने सोचा होगा कि क्या कि पेड़ पौधों में कुछ लगा है ऐसा कि ट्रांसमिट कर सके, नहीं। किसके द्वारा होगा, ये होगा कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये होगा किसके द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा। गैसों का विनिमय किसके कारण होता है, गैसों का विनिमय, विसरण कोशिकाओं के द्वारा होता है। कैसे होता है, हमेशा गैसें कहाँ चलती हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, कंप्रेसाइज्ड गैसें होती हैं जो क्या होती हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्रेसर, जब कभी आपने साइकिल में हवा भराई होगी ना, तो वो कंप्रेसर चलता है। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेस गैसें इतनी ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाती हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर लेती हैं वो, कि जैसे अपन क्या करते हैं उसको उसके प्लग या उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, अपने आप गैसें निकल जाती हैं। तो उसमें क्या कुछ अलग से लगा होता है या ट्रांसमीटर लगा होता है, कुछ नहीं लगा होता है। वो क्या करती हैं, इतनी कंप्रेस्ड हो जाती हैं कि वो उच्च सांद्रता से उच्च कंप्रेसाइज्ड गैसों से निम्न की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हवा से वायु में, कंप्रेसर से वायु में निकलना। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर केस में पेड़ पौधों में उपस्थित होगी, ठीक, या ऑक्सीजन क्या होगी, पेड़ पौधों में उपस्थित होगी, तो वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। कैसे, यहाँ पे उच्च सांद्रता बन जाती है, उच्च सांद्रता बन जाती है, तो ये क्या होगी, निम्न सांद्रता की ओर चलेगी। किस तरफ चलेंगी, बाहर की तरफ। और ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे CO2 की कमी हो जाएगी, किसकी, CO2 की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो वातावरण में CO2 है वो क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर इंटर कर जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया, आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं।
अब हम बात करते हैं जल के द्वारा, अगर ये तो हुआ गैसों के द्वारा, अब बात करते हैं जल के द्वारा। अब जल के द्वारा कैसे होता है, ठीक है, जल के द्वारा कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं परासरण। अगर जल के गैसों के द्वारा होगा तो इसे बोलेंगे हम विसरण, ठीक है, गैसों के द्वारा होगा तो इसे बोलेंगे हम विसरण, और अगर जल के द्वारा होगा तो इसे बोलेंगे परासरण, ठीक है, जल के द्वारा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, परासरण। अब परासरण में क्या होगा, ठीक है, परासरण में क्या होगा, परासरण में जल के द्वारा विनिमय होगा। कैसे होगा, इसमें भी कोशिकाएं काम करती हैं, ठीक, जैसे कि कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, कोई पेड़ लगा हुआ है, ये रूट्स वगैरह है, जड़ वगैरह है इनकी, तो ये पानी कैसे लेती हैं, किसके द्वारा लेती हैं, कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा लेती हैं, जल का ग्रहण करना कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, ठीक है, और जल को बाहर निकालना, जैसे गर्मी पड़ती है तो जल बाहर सूख जाता है, किसके द्वारा सूख जाता है, वो उड़ जाता है, इसी के द्वारा, ठीक है, तो ये जल का परासरण है। अब बात करते हैं परासरण, बात आई है परासरण की, थोड़ा परासरण के बारे में जान लेते हैं, परासरण क्या है, ठीक है। अब परासरण की बात आई है तो क्या करते हैं, परासरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक, परासरण, ठीक है, परासरण, परासरण क्या होता है, जब परासरण में क्या होता है, जब किसी कोशिका को तनु विलयन में डाला जाता है, जब किसी कोशिका को तनु विलयन मतलब क्या होता है, जिसमें दो मिश्रण एक साथ मिले हुए हों, उसे हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो मिश्रण, दो यौगिक एक साथ मिले हुए हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, तनु विलयन या मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यानी दो चीजों का मिक्स होना, दो यौगिकों का मिक्स होना। इसमें हम क्या बोलेंगे, शक्कर में जल का मिक्स होना, शक्कर कम होगी और जल ज्यादा होगा, ठीक है, शक्कर कम होगी, जल ज्यादा अधिक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसे बोलेंगे तनु विलयन, सॉरी, ये क्या होगा, तनु विलयन, ठीक है, शक्कर का कम होना, जल का ज्यादा होना, ये क्या कहलाए, तनु विलयन, ठीक। अगर हम इसमें कोशिका को डालते हैं, अगर हम इसमें क्या करते हैं, कोशिका को डालते हैं, कोशिका को, जैसे ये बना दिया हमने डिब्बा, इसमें क्या है, जल और क्या है, शक्कर और वाटर, ठीक है, शक्कर और चीनी, ठीक है, शुगर और किसका मिश्रण है, शुगर और वाटर का, जल का मिश्रण है, ठीक। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, कोशिका को डाल दिया, ये, ठीक है, ये पेड़ की हमने क्या की, एक कोशिका को इसमें डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, जो शक्कर कम है वो तो नहीं भरेगी, वो क्या होगा, वो नहीं भर पाएगी, जिसकी सांद्रता या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी सांद्रता ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो वो क्या करेगा, इसमें इंटर का जाएगा, किसमें, कोशिका में, कोशिका के अंदर इंटर का जाएगा, तो क्या होगा, वो कोशिका फूल जाएगी, फूल कर बड़ी हो जाएगी, कोशिका क्या होगा, फूल कर बड़ी हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण, मतलब जल का आदान प्रदान होना, इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा, अल्प परासरण में, ये किसके अंदर आ जाएगा, अल्प परासरण में, ठीक। अब हम बात करते हैं समपरासरण, समपरासरण क्या होता है, ठीक है, समपरासरण, चलिए, समपरासरण, ठीक, समपरासरण क्या होता है, ये अपना बना बीकर, ठीक, इसमें क्या होगा, जल और शक्कर की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी, जल और शक्कर की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, मात्रा बराबर होगी। तो इसमें क्या होगा, ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही कोशिका पुचकेगी या सिकुड़ेगी, ठीक है, ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही कोशिका सिकुड़ेगी, इसे ही हम क्या बोलेंगे, समपरासरण कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अतिपरासरण, अतिपरासरण क्या है, ठीक, अतिपरासरण के बारे में देखते हैं, चलिए इसको मिटा दो, अतिपरासरण,
सरण। ठीक, अति परासरण में क्या करेंगे, अति परासरण में क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा, ठीक, आपने क्या देखा होगा कि आपने शक्कर और किसका मिश्रण बना दिया, शक्कर और वाटर का मिश्रण बना दिया। ठीक, आपने शक्कर और वाटर का मिश्रण बना दिया, ये बनाया शक्कर और वाटर, ठीक, शुगर और, ठीक, वाटर का मिश्रण, शक्कर और चीनी का, शक्कर और जल का मिश्रण बनाया। ठीक, तो आपने देखा होगा कि आपने कभी रसगुल्ले बनते देखे हैं, हाँ देखा होगा, घर पे सभी के बनते होंगे। ठीक है, उसमें आपने क्या देखा होगा, जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं शक्कर और वाटर को, तो वो क्या होता है, एक गाढ़ा सांद्रता, गाढ़ी सांद्रता, ठीक है, सांद्रता यानी अधिक गाढ़ा होना। आपने क्या देखा होगा, पहले आपने शक्कर डाली, पानी डाल दिया, वो क्या होता है, पतला अलग अलग हो जाता है। जैसे ही वो सांद्रता गर्म होती है, शक्कर गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, अधिक सांद्र हो जाते हैं, अधिक सांद्र हो जाते हैं, अधिक सांद्र हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अधिक सांद्रता वाले मिश्रण में हम किशमिश डाल देंगे। क्या डाल देंगे, किशमिश। ठीक, इसमें क्या करेंगे, किशमिश आपने देखा होगा, जिसको हम खुबानी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किशमिश को खुबानी बोलते हैं। और आपके साइड पता नहीं किशमिश बोलते हैं या खुबानी, मेरे साइड क्या बोलते हैं, दाख बोलते हैं। ठीक, दाख बोलते हैं। ठीक, इसमें अगर हमने इसको डाला तो ये क्या होता है, दाख की सांद्रता, दाख के अंदर की या किशमिश के अंदर की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। किशमिश के अंदर की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और इसकी सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी सांद्रता कम होगी। तो ये क्या करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका जो जल में क्या होता है, गैसों में उल्ट अधिक से कम की हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सांद्रता विलयन अधिक होगा, ये क्या करेगा, इसके कम वाले विलयन को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, इसका जो इसके अंदर का जो विलयन होता है, ये क्या करेगा, इसके वाटर को क्या करेगा, इसकी ओर खींच लेगा, किसमें, चाशनी वगैरह में, इसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन में। तो दाग क्या होगी, पुचक जाएगी, दाग क्या होगी, पुचक जाएगी या सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अति परासरण दाब, दाबी, अति परासरण दाबी। क्योंकि ये अधिक सांद्र होने के कारण क्या होंगे, ये बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाना मतलब एक साथ से जुड़े रहना, अधिक अधिक दाब लगाना। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अधिक दाब लगाया, तो ये क्या होगा, ये पुचक जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, पुचक जाएगी। ठीक, तो एंडोसाइटोसिस, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें आती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है, अगर मानव शरीर के बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो मानव में जो झिल्ली कोशिका सेल पाई जाती हैं, वह किसकी बनी होती है, मानव में जो कोशिका पाई जाती हैं, वह किसकी बनी होती है, लिपिड की। किसकी, आपसे पूछ लिया जाए किसकी बनी होंगी, लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। मानव शरीर में जो कोशिका सेल पाई जाती है, सेल झिल्ली पाई जाती है, वह सेल झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे देखते हैं इसमें एंडोसाइटोसिस। ठीक, अमीबा में, ठीक है, अमीबा में बाह्य पर्यावरण से, अमीबा के अंदर क्या होता है, ठीक है, अमीबा में, ये अमीबा है, ठीक, बाह्य पर्यावरण से भोजन को ग्रहण करना, बाह्य से भोजन को ग्रहण करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, बाह्य वातावरण से किसी भी पदार्थ को अंदर करना या भोजन को ग्रहण करना, बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करना, उसे क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक, आगे चले, आगे देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रख लेना, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस हो गया। अब बात करते हैं इसमें जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को, चलो ठीक है, कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब ये पता भी होना चाहिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को, अध्ययन को, ठीक, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, आप परीक्षा में पूछेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब ये पूछेंगे आपसे
सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऑस्ट्रिच एग, किसकी? ऑस्ट्रिच एग, इंग्लिश में देख लें किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग की होती है। ठीक, अब बात करेंगे आपसे सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी होती है बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरिया की किसकी? इसका नाम है माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा। ठीक है, याद रखना क्या होती है सबसे छोटी कोशिका? बैक्टीरिया की होती है। उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा। माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा। ठीक, अब पूछेंगे आपसे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो आप क्या बताएंगे? तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आज के लिए बस इतना है। ये है अपना पार्ट 1। इसके आगे और भी देखेंगे, ये अपना पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे? अपन को क्या पढ़ना है? जीव द्रव क्या है, जीव द्रव में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं जीव द्रव के अंदर, जैसे केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक के अलावा कोश का द्रव्य होता है, कोश का द्रव भरा होता है। ठीक, ये सारी जानकारी अपन क्या करेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में कोश का पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, पार्ट 2 में कोश का कंप्लीट कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये इन सभी के पैरामीशियम क्या होते हैं, एक कोश किए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी अपन जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। इनमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये सारी कुछ जानकारी क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और क्या करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।